हेलो स्टूडेंट। देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में स्टडी कर लिया था। अब अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। मीन्स हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमको अब जो देखना है वो क्या है हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। अब देखो, सिंपली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मीनिंग अपना हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर हमको डिफाइन करना है तो हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। मीन्स किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को हम जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या सिंपली आप बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी डेफिनेशन। अब देखो, हमको जो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं ये रिप्रेजेंट करने होते हैं शेल्स में। तो आप सिंपली आपको आइडिया है ही कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट शेल में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन आप कहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम। तो उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, हमको ये पता है कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं एक फॉर्मूले से, और फॉर्मूला है वो सिंपली हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था 2n²। तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2n²। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पर मैं के शेल की बात कर रहा हूँ, तो के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, मैक्सिमम नंबर उसके लिए 2 हो जाएगा। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। जैसे के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, एल शेल में आ जाएंगे आपके पास 8, एम शेल में आ रहे होंगे 18 और एन शेल में आ रहे होंगे 32। तो ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो रूल हमको फॉलो करना होता है तो वो हम ये फॉलो करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होते हैं तो एनर्जी का ऑर्डर आपको फॉलो करना होता है इस कंडीशन में, और जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो हम बोल सकते हैं सिंपली इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि शेल्स के साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होता है। तो जैसे हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे तो उस शेल में फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो किस में होगा, के शेल में, देन उसके बाद एल, देन उसके बाद एम और उसके बाद एन। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से कैपेसिटी की अगर बात करोगे तो कैपेसिटी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट 2n² से। इसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें 2 फिल कर सकते हो, इसमें 8 फिल कर सकते हो, इसमें 18, इसमें 32। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर। मीन्स किस ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स सामने आते हैं, तो वो देख लेते हैं। इफ़ एन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में, इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, अगर किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम उसको बोल देते हैं ऑक्टेट।
हम उसको क्या बोल रहे होंगे, ऑक्टेट। इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल देन इट इज नोन एज ऑक्टेट, देन इट इज said to be in octet। अब देखो ऑक्टेट हमने सिंपली डिफाइन कर दिया, अगर किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मीन्स इसका आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब देखो सिंपली इसके बेस पर हम ये बोलते हैं अगर किसी भी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके आउटरमोस्ट शेल में तो वो स्टेबल होता है, ठीक है। अब इन द केस ऑफ हीलियम के केस में या हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट हम डिफाइन नहीं करते, वहाँ पर हम ड्यूप्लेट डिफाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए हम बोल रहे होंगे कि वहाँ पर ऑक्टेट अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर क्या अप्लाई होगा, वहाँ पर ड्यूप्लेट अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास समझ जाती है और ये कुछ रूल्स है जो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हुए फिल करने। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि उससे आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं हाइड्रोजन का। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, मीन्स इसमें मुझे 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मुझे 1 ही फिल करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर मैं हीलियम का लिखूंगा तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2। नेक्स्ट मैं लिथियम का लिखता हूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो अब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा, तो सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर। ऐसे ही में हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, रिमेनिंग जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहे होंगे, सेकेंड शेल में। नियोन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं और कुछ एग्जाम्पल होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम बोल देते हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर सिंपली हम एक पिक्चर बना रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे अभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा कितना आ रहा है, 1, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। तो सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद ये हो जाएगा फर्स्ट शेल, और इस फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको हम इस डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर मैं सोडियम का बनाता हूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो शेल में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, इस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारे पास इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड शेल में मुझे कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1, तो ये मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा थर्ड शेल। तो ये एटम कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन एटम, उसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। और ये जो हमने अभी बनाया है ये हो जाएगा सोडियम एटम, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनाना होता है, क्लियर। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है सिग्निफिकेंस। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस में जस्ट सिंपल आप बोल सकते हो, जैसे अभी आपने ऑक्टेट को डिफाइन किया है तो वही उसका सिग्निफिकेंस होता है। मीन्स अगर किसी एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम बोल देते हैं कि वो नॉन रिएक्टिव रहेगा, मतलब वो रिएक्टिव नहीं है केमिकली, वो किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा होगा, ठीक है।
और अगर किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं वो केमिकली एक्टिव रहेगा, मतलब वो कुछ ना कुछ रिएक्शन शो कर रहा हो। तो सिग्निफिकेंस हम डिस्कस कर लेते हैं बस। सिग्निफिकेंस में सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सिग्निफिकेंस में बस ये दो ही पॉइंट हैं जो अपन ने अभी डिस्कस किए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सिंपली हम बोल देंगे इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, then it is said to be in octet and it will be non reactive, मीन्स ये रिएक्टिव नहीं रहेगा, केमिकली ये नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव। इफ an atom has or atom does not has atom does not has 8 electron, then it will be chemically reactive, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मीन्स अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो केमिकली इनर्ट होगा, केमिकली नॉन रिएक्टिव होगा, और अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो केमिकली एक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देन इसी में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो आपने सुना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखो सिंपली इसकी डेफिनेशन ये है कि आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोल देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल भी बोल देते हैं। तो अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको अपन क्या बोल रहे होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे हम जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। तो सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आ जाएगा 281, और जब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर सोडियम के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 1। अब देखो देन हम इसके बाद देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस, मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने देखे हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिग्निफिकेंस है वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी सिग्निफिकेंस है, तो वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो सिग्निफिकेंस आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वो सिग्निफिकेंस ये है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द मोड ऑफ केमिकल चेंज। और सिंपली आप सेकंड बोल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। मीन्स जो केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ पर पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
सेकंड आप बोल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द मोड ऑफ केमिकल चेंज, मीन्स जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका मोड किस तरीके से हुआ है या उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो कैसा डिसाइड होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम बोल देते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, मीन्स किसी भी एलिमेंट या एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी है वो किस तरीके से पता लग रही वो हम देखते हैं। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड करनी है तो उसके लिए सिंपल से फॉर्मूले हैं। वैलेंसी बोल देते हैं हम, फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। फर्स्ट केस में दो केस बनते हैं इसमें, तो दोनों केस हम देखेंगे। 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनको अगर 8 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैलेंसी आ जाएगी। अब इसको किस केस में यूज़ करना है, इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 4, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 4, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ से आपके पास वैलेंसी आ रही होगी किसी भी एलिमेंट की। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये किस केस में यूज़ करना है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लेस देन 4। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 हैं तो हम क्या करेंगे, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस कर देंगे तो वो उस एलिमेंट की वैलेंसी हमको पता लगेगी। दोनों का जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल, ताकि उससे थोड़ा सा समझ में आ जाए। नाइट्रोजन मेरे पास प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मीन्स आपको इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल या आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास नंबर कितना आ जाएगा 5। तो अब अगर 5 हैं मीन्स मोर देन 4 है, तो मोर देन 4 है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इस केस में अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको फाइंड करनी तो वो कितनी हो जाएगी, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना आ रहा होगा हमारे पास 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे आप रिप्रेजेंट करोगे तो जाएगा फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 3, और ये आउटरमोस्ट शेल हो जाएगी। तो आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है 3। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है लेस देन 4 है, तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी रहेगी 3। तो इस तरीके से हम वैलेंसी फाइंड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, या हम बोल सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सिग्निफिकेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कुछ पॉइंट्स और हैं तो वो अपन डिस्कस करते हैं कि और क्या सिग्निफिकेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। देखो ये टॉपिक अभी चल रहा है उसी में, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम और क्या फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इफ़ मान लो हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं और उन एटम्स में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो सिमिलर आ रहे हैं। कुछ एलिमेंट के एग्जांपल ऐसे हैं, तो हम बोल सकते हैं इफ़ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम फॉर सम एटम, मीन्स कुछ एटम्स आपके पास ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, देन their chemical properties are same। मीन्स ऐसे अगर कुछ एटम आपके पास प्रेजेंट हैं जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, मतलब वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे होंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स मतलब लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम। इनमें अगर आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो सब में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 आ रहा है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आता है वो जैसे इसका रिवर्स, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट। मीन्स ऐसे एटम जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस है। और लास्ट पॉइंट इसमें देखो, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से और उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से आप उसके पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हो। जैसे सोडियम का अगर अपन एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल जो यूज़ हुई है वो हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ शेल कितनी आ जाएगी, 2 अगर इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है और 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है ये कौन से शेल में आया है, थर्ड शेल में, और जो उसका शेल नंबर आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन का वही क्या हो जाएगा, उसका पीरियड नंबर। मीन्स सोडियम पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होगा तो पीरियड नंबर कितना आ जाएगा, थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें किसी एटम के बारे में या कुछ एलिमेंट के बारे में फाइंड कर सकते हो। एक पॉइंट और आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सिग्निफिकेंस में। देखो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली 1, 2 और 3 होंगे। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट होंगे ये कैसे होंगे, मेटल्स। मीन्स मेटल्स शो 1, 2 या मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। सेम नॉन मेटल के केस में अगर बात करेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है ये हाइड्रोजन एंड हीलियम इनके लिए अप्लाई नहीं होता, ये दोनों क्या बन जाएंगे इसके लिए, एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, हाइड्रोजन के केस में 1 और हीलियम के केस में 2, लेकिन फिर भी दोनों क्या हैं, नॉन मेटल हैं, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब पर ये अप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक हम जो देख रहे होंगे नेक्स्ट टॉपिक वो आ जाएगा आपके पास एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो आ रहा है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। इसको हम किससे डिनोट कर रहे होंगे, Z से। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वो क्या हो जाएगा आपके पास, एटॉमिक नंबर। तो सिंपल सी डेफिनेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, Z से। तो अगर आपको किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर पाओगे, उसमें उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसके बेस पर आप उसका एटॉमिक नंबर फाइंड कर पाओगे। अब जैसे अभी एग्जांपल हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है, ठीक है, हीलियम का 2 हो जाता है, ठीक है, लिथियम का 3 हो जाता है। ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगे। अब देखो मैंने जो एटॉमिक नंबर लिखा है वो कहाँ पर लिखा है, सबस्क्रिप्ट में, लेफ्ट हैंड साइड पर सबस्क्रिप्ट में। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर हम डिनोट करते हैं वो किस तरीके से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय राइटिंग इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखना है इस साइड पर, ठीक है।
अब किसका लेफ्ट हैंड साइड होगा? ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड पर तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो आप लिख रहे हो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर भी दो पोजीशन होती है, एक होती है सुपरस्क्रिप्ट, एक होती है सबस्क्रिप्ट। उसमें से कहाँ पर लिखना है? तो आपको लिखना है एज सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सिंपली मीनिंग क्या हुआ? जैसे मैंने अभी बोला कि ये सिंबल है हाइड्रोजन का, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर लिखना है मुझे कहाँ लिखना होगा? यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, लेफ्ट हैंड साइड, और ये सबस्क्रिप्ट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। और ये किस केस में है? जब एटम न्यूट्रल होगा। और अगर एटम अगर आयन की फॉर्म में है, मीन्स उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इन केस ऑफ आयंस। दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर जितने भी हमारे पास एलिमेंट है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, मीन्स एटॉमिक नंबर इज यूनिक प्रॉपर्टी। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो यूनिक होगा, वो नंबर किसी और के पास नहीं हो सकता। ठीक है, मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कोई भी एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो सिंपली हमको पता है 1 एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन का। मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? हाइड्रोजन के बारे में। मैंने बोला कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ऑक्सीजन के बारे में। तो एटॉमिक नंबर जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मास नंबर। छोटे छोटे टॉपिक हैं इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा? मास नंबर। मास नंबर को हम डिनोट कर देते हैं किससे? ए से। मास नंबर को हम किससे डिनोट कर रहे होंगे? कैपिटल एस। ठीक है, अब मास नंबर क्या हो जाएगा? मास नंबर की भी सिंपल सी डेफिनेशन है, सम ऑफ प्रोटॉन, आप बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मीन्स किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो दोनों का टोटल सम क्या हो जाएगा? मास नंबर। उसको अपन क्या बोल रहे होंगे? मास नंबर। ठीक है, इसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ए से। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर को हम डिनोट कर रहे हैं ए से, कैपिटल ए से। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम डिनोट कर रहे हैं जेड से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल एन से। तो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। इसकी हेल्प से आप, जैसे मान लो आपको मास नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर सकते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको वो सिंबल दिया हुआ है किसी भी एलिमेंट का, जैसे उसका जेड, और मास नंबर दिया हुआ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा छोटा सा टॉपिक मास नंबर। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है आइसोटोप। तो वो टॉपिक हम देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप क्या होगा? एटम ऑफ आइसोटोप को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, एटम विच हैज सेम एटॉमिक नंबर। अब देखो मैंने एटॉमिक नंबर की बात की है, मतलब मैं Z की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एटम विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट
डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, हम आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप की सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास आती है, एटम विच हैज सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको अपन क्या बोल देंगे, आइसोटोप। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास नाइट्रोजन है 7n14। अब देखो मैंने ऐसे लिखा है, इसका सिंपल मीनिंग है, ये सिंबल हो जाएगा, ये एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। तो 7n14 आपके पास प्रेजेंट है, 7n15 आपके पास प्रेजेंट है। मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोटोप हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल प्रेजेंट हैं, लगभग तो हम देख लेते हैं। जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोजन 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के प्रेजेंट होते हैं, 1h1, 1h2 एंड 1h3। इसको बोल देते हैं प्रोटियम, इसको बोल देते हैं ड्यूट्रियम और इसको बोल देते हैं ट्रीटियम। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के आइसोटोप। ऑक्सीजन के भी आइसोटोप हैं, 8O16, 8O17 एंड 8O18। ठीक है, अब देखो इनमें अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सिंपली आप कंपैरिजन कर सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर देखोगे तो 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में सेम है, 8 8 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, 8 8 एंड 8। तो अगर आप बेसिक देखोगे तो इन तीनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट जो हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो आप यहाँ से एक स्टेटमेंट बोल सकते हो कि जो आइसोटोप हैं इनका जो एटॉमिक मास डिफरेंट है वो किसकी वजह से डिफरेंट आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट है उसकी वजह से। यहाँ से स्टेटमेंट अपने पास एक बन जाएगा, आइसोटोप हैव डिफरेंट मास ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मीन्स जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनका जो नंबर होगा वो आइसोटोप में डिफरेंट होता है, इसलिए वो डिफरेंट मास नंबर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। देन और भी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, आप देखना चाहो तो जैसे 6C14 होता है, 6C12 आपने सुना होगा, ये कॉमन है, 6C14 उसका आइसोटोप होता है। देन आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप्स, दो प्रॉपर्टी हैं या दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। आइसोटोप की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। आइसोटोप की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होगा, उनका जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है लाइक मास, डेंसिटी, ये सब क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो आइसोटोप की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी आइसोटोप होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्यों होती है सेम, क्योंकि आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। क्योंकि इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे आइसोटोप में वो सेम होते हैं, इस वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेम होगी। देन इसके बाद एक पॉइंट आता है कि आपने जब भी देखा होगा, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं आपके पास कि जिनमें जो एटम है उनका एटॉमिक मास जो फ्रैक्शन में आ जाता है। तो उसका रीज़न हम देख रहे हैं, रीज़न फॉर
फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो ये हमारे पास टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, या एक पॉइंट आप बोल सकते हो, रीजन फॉर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो इसका देखो सिंपल से रीजन ही होता है। सिंपल सा रीजन क्या है? ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप, उस एटम के आइसोटोप प्रेजेंट होंगे, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप विच हैव डिफरेंट मासेस। इनका मास डिफरेंट होता है आइसोटोप का, इस वजह से जो मास आ रहा है, टोटल मास जो आ रहा है वो फ्रैक्शनल में आ रहा है। फ्रैक्शनल में क्यों आ रहा है उसका सिंपल सा रीज़न हम एक एग्जांपल से देखते हैं, तो वो थोड़ा सा हमको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 U होता है, ठीक है, 35.5 U। तो वो हम देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 30.5 U होता है। अब ये ऐसा किस वजह से हो रहा है? क्योंकि देखो क्लोरीन के दो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, 17Cl35 एंड 17Cl37। इनके जो एनवायरनमेंट में परसेंटेज प्रेजेंट है वो है 75, ये है 25। तो हम क्या कर रहे होंगे, जब इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा m1x1/100 प्लस m2x2/100। अगर एक से ज़्यादा आइसोटोप प्रेजेंट है तो mn(xn)/100। तो यहाँ पर अगर हमको कैलकुलेट करना है तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमारे पास कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। m1 क्या होगा? मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 35, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 75 डिवाइडेड बाय 100 प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप m2 एंड परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 25। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 35.5 U। तो ये रीज़न हो जाएगा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का, ठीक है। देन इसके बाद एक लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। मीन्स आइसोटोप को आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो या कहाँ कहाँ पर वो यूज़ हो रहे हैं अभी, वो बस हमको देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ रहा है वो है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। तो अलग अलग एप्लीकेशन है, थोड़ा सा ब्रीफ अब बस हम करेंगे। फर्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर में, मीन्स एग्रीकल्चर में भी आइसोटोप यूज़ हो रहे हैं। अब देखो जो प्लांट होता है उसको न्यूट्रिशन के लिए कुछ एलिमेंट की ट्रेस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं? बोरोन, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट न्यूट्रिशन के लिए होती है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट न्यूट्रिशन के लिए वो हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, या फिर आप देख सकते हो कि वहाँ पर कितना अमाउंट प्रेजेंट है उन प्लांट्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड हम देखते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पर आइसोटोप यूज़ हो रहे हैं? आपने देखा होगा जो रिस्ट वॉचेज होती हैं, तो कुछ वॉचेज ऐसी होती हैं जिन पर आप डार्क में भी टाइम को नोट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो वो किसकी हेल्प से? ऑन रिस्ट वॉचेस। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एक्चुअल में रेडियम को यूज़ कर रहे हैं। रेडियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिससे आप डार्क में भी टाइम को ऑब्जर्व कर सकते हो। आपने नंबर प्लेट सुना होगा, रेडियम की जो नंबर प्लेट्स बनती हों, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ होती हैं। थर्ड अपने पास जो आ रहा है वो आ रहा है मेडिसिन। मेडिसिनल इंडस्ट्री है या जो अपना मेडिसिनल इंडस्ट्री है वहाँ पर भी बहुत सारे आइसोटोप यूज़ हो रहे हैं। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। जो कोबाल्ट 60 आइसोटोप होता है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा आइसोटोप यूज़ हो रहा है? कोबाल्ट 60। सोडियम 24 जो है ब्लड सर्कुलेशन का एग्जामिनेशन करने में यूज़ होता है। अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन को एग्ज़ाम करना है तो उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। आयोडीन 131 इसी में
आयोडीन 131, थायराइड डिजीज़ आपने सुनी होगी, तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है आयोडीन 131, थायराइड ट्रीटमेंट। तो ये कुछ मेडिसिनल इंडस्ट्री में इसके एप्लीकेशन हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म फाइंड करनी है या डिटरमाइन करना है, तब भी आप आइसोटोप की हेल्प से उसको यूज़ करते हुए, आइसोटोप को यूज़ करते हुए उसके मैकेनिज्म फाइंड कर सकते हो। और लास्ट जो आता है वो आता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट और फॉसिल्स की एज डिटरमाइन कर रहे होते हैं। टू डिटरमाइन द एज ऑफ प्लांट और फॉसिल। ठीक है, तो इन जगह पर आप क्या कर सकते हो, आइसोटोप को यूज़ कर सकते हो। कार्बन डेटिंग में हम जो आइसोटोप यूज़ करते हैं वो होता है C14, कार्बन का जो 14 वाला आइसोटोप है उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन हो जाएंगे आइसोटोप के। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हम स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।